स्टूडेंट, कक्षा 10 SST सिलेबस के बारे में हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचते हैं। यहाँ हम देखें उपभोक्ता निवारण मंच का क्या क्या क्राइटेरिया है। आपसे पूछा जाएगा कि 60 लाख का जो अमाउंट है उसमें वस्तु और सेवा का दो 60 लाख तक का यदि पाया जाए, कोई भी घटनाक्रम 60 लाख तक का अगर है तो ऐसी स्थिति में कौन से फॉरम में वो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में कौन से फॉरम में जाएगा? राज्य फॉरम में वो मामला जाएगा। जिला फॉरम की लिमिट है 20 लाख तक। वस्तु और सेवा में यदि कोई कमी रहती है तो 20 लाख तक जिला फॉरम पर, राज्य फॉरम में 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय फॉरम में 1 करोड़ से अधिक तक का मामला रहता है। ये निश्चित किया गया है कि सबसे पहले जिला फॉरम जाएगा व्यक्ति यदि 20 लाख तक का मामला है, 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला है तो सीधा राज्य फॉरम जाएगा, 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो सीधा राष्ट्रीय फॉरम में वो अपील दायर करेगा। इसके बाद ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि जिला फॉरम के विरुद्ध राज्य फॉरम में अपील की जा सकती है। राज्य फॉरम के विरुद्ध राष्ट्रीय फॉरम पे अपील की जा सकती है और इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी जाया जा सकता है। कहा जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में भी मामला जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके विरुद्ध मामले देख सकता है। यानी कि अंतिम जो न्यायालय भारत का, उसमें भी उपभोक्ता संरक्षण का कानून दिया गया है। तो हमारे यहाँ कि इसके बाद निर्णय के विरुद्ध अपील करने की बात की जाए तो अगला इसमें टॉपिक है, पहला टॉपिक है उपभोक्ता निवारण मंच। इसमें 3 प्रावधान है। 20 लाख तक का मामला जिला फोरम में, राज्य में 1 करोड़ तक का और राष्ट्रीय फोरम में 1 करोड़ से अधिक तक का। जब वस्तु और सेवा में दोष पाया जाता है तो उपभोक्ता यहाँ अपील कर सकता है। जिला फोरम के विरुद्ध राज्य फोरम में जाया जा सकता है, राज्य फोरम के विरुद्ध राष्ट्रीय फोरम में, और राष्ट्रीय फोरम पे भी यदि सुनवाई ना हो तो उच्चतम न्यायालय में हम उपभोक्ता के रूप में अपनी अपील कर सकते हैं। यहाँ से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगला बिंदु है विधिक जागरूकता, यानी कि जागरूकता लाने के लिए विश्व में और भारत में कौन कौन से प्रयास लगातार हुए हैं। सर्वप्रथम विधिक जागरूकता लाने के लिए, आम लोगों की जागरूकता के लिए सबसे पहले कानून कहाँ बनाया गया? फ्रांस में बनाया गया 1851 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे पहले उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित पहला कानून कहाँ बनाया गया? फ्रांस में 1851 में बनाया गया। इसके बाद ब्रिटेन में 1944 में इसके लेकर कानून लाए गए। भारत सरकार ने पहला जो दिशा निर्देश जारी किया था वो 1960 में किया था कि इस प्रकार से भी कोई कानून होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। PN भगवती जो न्यायाधीश हैं, उनके नेतृत्व में 1980 में एक कमेटी बनाई गई जो ये गाइडलाइन देगी भारत सरकार को, ये जानकारी देगी कि किस प्रकार से नियम बना सकते हैं और कौन से नियम हमारे लिए उपयोगी होंगे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्हीं रिपोर्टों को मिलाकर और बहुत सारे दिशा निर्देशों को शामिल करके हमने कल पढ़ा था कि 1987 में विधिक सेवा अधिनियम हमारे यहाँ क्या आ गया था? पारित हो गया था, जिसको राजस्थान में 87 में लागू किया गया था और आप जानते हैं 86 में वो बन चुका था। तो सेवा अधिनियम पारित यहाँ पर लगभग हो गया। 5 नवंबर 95 को ये पूरी तरीके से क्या हो गया? पारित होकर लागू हो गया। और इसी दिन 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस इसीलिए मनाया जाता है। 2 चीजें हैं, किसी भी कानून को पारित होने की डेट अलग होती है और उसको लागू होने की डेट अलग होती है। जिस दिन से वो प्रभावी क्रियान्वयन करने लगता है उसी दिन से वो दिवस मना लिया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 5 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा संस्थान की बात करें, इससे अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विधिक सेवा संस्थान। तो संस्थान हमारे 4 स्तर पर है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर है, दूसरा राज्य स्तर पर है, तीसरा जिला स्तर पर और चौथा तहसील स्तर पर। और प्रशासन भी हमारे कितने स्तर पर होता है? 4 स्तर पर ही होता है। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय है, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी होती है? 4। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर।
और यहाँ पर भी हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा संस्थान चारों ही जगह स्थापित हमारे यहाँ है। इसमें अगला बिंदु है राजस्थान विधिक प्राधिकरण के कार्य, यानी कि राजस्थान में जो 2 स्तर के कार्य हमने बताए थे, 2 स्तर की संस्था बताई थी, राज्य विधिक सहायता केंद्र और जिला विधिक सहायता केंद्र, वे क्या क्या कार्य करेंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये सब हम डिटेल से देखते हैं। पहला, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करना। हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि जो विधिक सहायता केंद्र होंगे, जो उपभोक्ता की सहायता करेंगे, जो न्यायालय बनेंगे, उनकी जो गाइडलाइन होगी, उनके जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन होंगे, वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए होंगे। उनको हर व्यक्ति को मानना होगा, हर व्यक्ति को पालन करना होगा, और केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के पालना के अनुसार सारे काम होने होंगे। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखना, यानी कि जो रूल रेगुलेशन डेवलप किया गया है, कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं, उपभोक्ता न्यायालय बनाए गए हैं, इनके अंदर कौन कौन से मामले आ रहे हैं, कौन कौन से दिशा निर्देश आ रहे हैं, या कौन कौन सी सेवाओं का उल्लंघन, न्याय का क्या है। जो हमारे यहाँ कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन यदि कोई करता है तो वह क्या है, अन्याय कहलाता है। ऐसी स्थिति में लगातार उल्लंघन होने पर उसको विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है, उसके विरुद्ध जाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बने हुए कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता है, लेकिन यदि वो बने हुए कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि जो जो इस कानून के तहत आता है, यदि उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो उसके खिलाफ यहां से कार्रवाई की जा सकती है। लोक अदालतों का संचालन। लोक अदालतों का मतलब है लोकल अदालत, जो स्थानीय होती हैं, इसमें छोटे मोटे मुद्दे आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। ऐसे कार्य भी हमारे को करने होंगे। निवारक व अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन, ये है ऐसे कार्यक्रम चलाना जिससे आसानी से स्थानीय उपभोक्ता को न्याय मिल सके, स्थानीय लोगों को न्याय मिल सके, और वे आसानी से इन कार्यक्रमों में शामिल हों, अपनी समस्या यहाँ पर रख सकें। स्थायी लोक अदालतों का संचालन। लोक अदालतें वैसे नियमित नहीं होती हैं, आवश्यकता अनुसार और क्षेत्रवार होती हैं। इन्हें चलती फिरती अदालत भी हम कह सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है कि एक स्थायी अदालत हो जो लोकल एरियाज में हो, आसानी से उपभोक्ता के पहुंच में ये होनी चाहिए। वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उपभोक्ता अदालतों में नहीं आ सकते, जो महंगे खर्चे से बचना चाहते हैं, अपने पास समय नहीं है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन भी इनका होना चाहिए, ताकि बहुत आसानी से ये डेवलपमेंट कर सकें, बहुत आसानी से आगे बढ़ सकें। विधिक चेतना का प्रचार। इसका मतलब ये हुआ कि जागरूकता आनी चाहिए और लगातार आगे बढ़ने के लिए उपभोक्ता को लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। उपभोक्ता में चेतना के लिए एडवर्टाइज करना चाहिए। दूरदर्शन पर चैनल पर बहुत सारे प्रचार प्रसार के ऐड आने चाहिए, रेडियो पे प्रचार प्रसार के ऐड आने चाहिए, मार्केट में बैनर होने चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, सोशल मीडिया पे नंबर होने चाहिए, और कुल मिला के देखा जाए तो हर जगह ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे उपभोक्ता बहुत आसानी से अपना कार्य कर सके, या उपभोक्ता के शोषण होने पर उसे बहुत आसानी से पता लगे कि ये मेरे अधिकार थे और इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वास्तव में यदि देखा जाए तो उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, ये आम उपभोक्ता को पता ही नहीं होता है कि मेरा शोषण किस प्रकार से हुआ, मेरे अधिकार क्या थे, और मैं किस प्रकार से इन अधिकारों को प्राप्त कर सकता था या कर सकता हूँ। वास्तव में ये जागरूकता जब तक समाज में नहीं आएगी, कोई भी उपभोक्ता अदालत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को जब पता लगेगा कि वास्तव में उसके अधिकार क्या हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए वो क्या प्रक्रिया अपना सकता है या किस प्रकार से वे अधिकार उसे मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय जा सकता है, स्पष्ट अपने अधिकार प्राप्त कर सकता है विधि के अनुसार। अधिवक्ता और वॉलंटियर्स, ऐसे पैनल बनाए जाएं जिसमें अधिवक्ता हो, वॉलंटियर्स हो। वॉलंटियर्स और अधिवक्ता उपभोक्ता की हेल्प के लिए होने चाहिए। राजस्थान में भी इसका प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोग जो सक्षम नहीं है, ऐसे लोग जो न्याय की व्यवस्था को संचालन नहीं कर सकते, ये सब के सब लगातार इनकी मदद से
आसानी से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेतना, प्रचार प्रसार, आम नागरिक तक उपभोक्ता का न्याय पहुंचना, यानी कि आम नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना। जब अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो वो न्यायालय तक जाएगा और अपने अधिकार प्राप्त करने की वो कोशिश करेगा। ये सारे कार्य राजस्थान विधिक प्राधिकरण के हैं कि लोगों को जागरूक करे, जागरूकता के बाद उन्हें अपने यहाँ बुलाए और उन्हें न्याय प्रदान करे। इससे आसानी से विधिक प्राधिकरण को सक्षम बनाया जा सकता है। विधिक प्राधिकरण सक्षम जभी होगा जब उसके पास उपभोक्ता आएंगे न्याय के लिए। और उपभोक्ता कब आएंगे? जब उन्हें ये पता होगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनका उल्लंघन किस प्रकार से हुआ है। इसमें यदि हम आगे देखें तो कुछ आंकड़े यहाँ पर हैं। ये आंकड़े आपको बिल्कुल एज इट इज याद करने हैं और इसमें से क्या आने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर है उपभोक्ता जागरूकता के उपाय। ये सारे उपाय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से उपभोक्ता को जागरूक बनाया जा सकता है। हमने यहाँ बात की प्रचार प्रसार की होनी चाहिए, वॉलंटियर होने चाहिए, अधिवक्ता होने चाहिए, दूरदर्शन, रेडियो। ये रिपीटेड टॉपिक है, मैं वापस बताता हूँ इसमें क्या क्या है। न्यायिक अधिकारीगण, विधिक जागरूकता की टीमें होनी चाहिए, सार्वजनिक साक्षरता की क्या होने चाहिए, शिविर होने चाहिए, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मोबाइल वैन होनी चाहिए, गांव गांव शहर शहर जाकर जागरूकता फैलाए, प्रचार प्रसार करें, हम पढ़ चुके हैं पहले ये भी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन सब आकाशवाणी केंद्र पर कानून की बात, जागो ग्राहक जागो आदि कार्यक्रम चलाने चाहिए। जिला विधिक लघु पुस्तिकाएं, एडवर्टाइज छपवाएं, ये सारी चीज करें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान राज्य स्तर पर क्या है, हमने बात की थी। राजस्थान में 2 स्तर की व्यवस्थाएं हैं, पहला राज्य स्तर और दूसरा जिला स्तर। राज्य स्तर के यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दे रखे हैं। जिला स्तर पर कौन होता है? सचिव विधिक अधिकारी होता है। तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति होती है। और हमने 4 स्तरों की संस्थाओं की बात की थी। राज्य स्तर की बात, राष्ट्रीय स्तर की बात की, राज्य स्तर की, जिला स्तर और तहसील, और 4 ही यहाँ पर आपको दिन मिल जाएंगी। अब है प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सिंगल सवाल आपसे पूछेगा कि ये योजना क्या है, आपको बतानी है। आंकड़े हैं, आपको याद रखना है। दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, असंगठित क्षेत्र, ऐसे संगठन जो प्राइवेट हैं, श्रमिक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यहाँ सवाल उठेगा, असंगठित क्षेत्र में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत श्रमिक को कितना इंश्योरेंस मिलता है? 5 लाख की सहायता का इंश्योरेंस मिल जाता है। चिकित्सा अनुदान, पंजीकृत श्रमिकों के इलाज पर 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है, लेकिन ध्यान रखना रजिस्टर्ड वर्कर होना चाहिए, पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति 6 से 8 कक्षा तक 1000 रुपए, छात्रा को 1500 रुपए। जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों में से 6 से 8 तक के छात्र स्टूडेंट जो बॉयज होंगे 1000 रुपए और छात्रा को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 9 से 12 में 2000 रुपए छात्र को, 2400 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में लड़की को दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक जो होता है उसमें छात्र को 4000 रुपए और छात्रा को 5000 रुपए दिए जाएंगे। पीजी की डिप्लोमा जिसे कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, छात्र को 6000, छात्रा को 8000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपसे पूछ सकता है कि 6 से 8 कक्षा में छात्रा को क्या अमाउंट दिया जाएगा, तो यहाँ पर 1500 रुपए का अमाउंट है, ये आपको याद रखना है। प्रसूति सहायता योजना जिसे हम डिलीवरी के टाइम भी कहते हैं, डिलीवरी के टाइम मिलने वाली सहायता, प्रस्तुति के टाइम मिलने वाली सहायता। महिला हित को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रसव के लिए 6000 रुपए प्रस्तुति सहायता का प्रावधान वर्तमान में कर रखा है गवर्नमेंट ने। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगारी अंशदायी योजना, इसमें कुछ पेंशन दी जाती है जीवन की सुरक्षा के लिए। मातृ लाभ अधिनियम 61, इसमें है 6 सप्ताह या जन्म के 6 सप्ताह तक मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार उसे रहेगा। यानी कि 6 सप्ताह जन्म से पहले और 6 सप्ताह जन्म के बाद
माता को ये अधिकार है कि वह कार्य करने से छुट्टियां मिल सकती है, कार्यालय से ऑफ हो सकता है। कर्मचारी सुरक्षा के लिए भविष्य निधि योजना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाल विवाह अधिनियम, ये आपको याद रखना है। ये अधिनियम 2006 है। 21 वर्ष से कम आयु का लड़का हो, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की हो, यदि इनमें विवाह हो जाता है तो नियम क्या है, माँ बाप को 2 साल तक कड़ी सजा और 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकती है। भारत, राजस्थान में और भारत में जो शादी की उम्र है लड़के की 18 साल, लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल तय की गई है। यदि इनमें से कोई भी लड़का 21 साल से कम, 18 साल से कम लड़की पाई जाती है, लड़का 21 साल से कम पाया जाता है, तो माता पिता को 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। नकल विरोधी कानून, इसमें है अनुचित साधनों पर रोक जो एग्जाम के दौरान होती है। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यदि कोई टीपता हुआ पाया जाता है तो 1992 के तहत इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। छात्र के विरुद्ध स्कूल से निकालने का प्रावधान भी किया जा सकता है। आपके 10th बोर्ड में भी यही नियम लागू होता है। अब है सूचना का अधिकार, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान को हर नागरिक को बोलने के अधिकार है, वह जान सकता है क्या खर्चा हुआ है, यानी कि जानकारी का अधिकार है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात ये करता है। अब सूचना के अधिकार से हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट अधिकार आपके सिलेबस में है। इसमें यदि हम सूचना के अधिकार में देखें तो वास्तव में सूचना का अधिकार है क्या, इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैंने पहले भी बताई थी, फिर इसके कार्य एक एक करके हम लोग देखते हैं। हमारे सिलेबस में 2 कानून हैं, RTE और RTI। ये है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये है सूचना का, और ये है शिक्षा का। ये आपको ध्यान होना चाहिए। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और ये हुआ 2005 को, ये ध्यान रखना है। ये शिक्षा से संबंधित है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात ये करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात ये करता है। ये क्या हुआ, राजस्थान में अकाल पड़ा एक इलाके में, और उस अकाल में मजदूरों के लिए सहायता के लिए कार्य चलाया गया और उन्हें मजदूरी देने की बात थी। उस मजदूरी में क्या पाई गई, अनियमितता पाई गई, और उस अनियमितता के विरुद्ध में आंदोलन होने लग गया कि आपने जो मजदूरी दी है उसकी जानकारी आम नागरिक को चाहिए। और यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता राष्ट्रीय लेवल पर आया। यह आंदोलन से मजबूर होकर पहला नियम बना 2002 में, जो क्या था, कमजोर, इसको समाप्त कर दिया गया। बाद में बना 2004 में, और इसे लागू कब किया गया, 2005 में। इसमें क्या था, जानने का अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है, जानने का अधिकार है एक प्रकार से। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं वो आपको मैं एक एक करके बताता हूं। 15 जून 2000 को पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 13 अक्टूबर को ये क्या हो गया, लागू हो गया। इसमें क्या है, हर नागरिक को अधिकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, शुरुआत किससे हुई थी, मजदूरी की जानकारी को लेकर। कोई भी नागरिक दस्तावेज रिकॉर्ड देख सकता है, दस्तावेज की फोटोकॉपी ले सकता है, प्रमाणित फोटोकॉपी। कामों को भी देख सकता है, काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकता है, किस प्रकार का काम हो रहा है। CD फ्लॉपी में भी सूचना ले सकता है, और बुक, टेंडर आदि दस्तावेज, बाकी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आवेदन करने के लिए क्या करना है, 10 रुपए का एक नगद पोस्टल ऑर्डर जमा करना है। उसमें आकार कागज की नकल होगी, उसमें राशि अलग से लगेगी। जितनी फोटोकॉपी आएंगी वो आपका चार्जेबल अलग से होगा। CD फ्लॉपी जमा करते समय 50 रुपए देने होंगे आपको। CD फ्लॉपी अगले बंदा आपको दे देगा, उसका चार्ज 50 रुपए है। फोटोकॉपी जितने पेज होंगे, एक पेज के 2 रुपए आपको चार्ज करेंगे।
रिकॉर्ड दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपए जमा करने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद हर 15 मिनट के कम समय में 5 रुपए आपको देने होंगे। आवेदन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। जब आप आवेदन करते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिलना क्या है, जरूरी होगा। व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त आप कर सकेंगे। सूचना सहायक अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवाकर आपको देगा। समय की अवधि के अंदर सूचना मिलने पर, नहीं मिलने पर जो सूचना देने वाला है उसके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई हो सकती है। सूचना में क्या है, सूचना देने वाले अधिकारी बिना किसी कारण के आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता। जानबूझकर गलत, अधूरी और भ्रामक सूचना नहीं देगा तो 250 रुपए रोजाना, कुल 25,000 रुपए तक का जुर्माना जो सूचना देने वाला अधिकारी है उस पर लग सकता है। कौन सी सूचना नहीं मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा से संबंधित है, बॉर्डर से संबंधित है, जो हमारी रक्षा से संबंधित है, यानी कि कुल मिला के राष्ट्रीय हित की सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। राज्य की सुरक्षा संबंधी है, विज्ञान आर्थिक मामले की गोपनीय सुरक्षा है, विदेशी मामलों के मामले हैं, न्यायालय, संसद, विधानसभा के अधिकार हनन है, गुप्तचर विभाग है, ये सब सूचना अधिकारी, ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। और इसके बाद हमारा चैप्टर ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सूचना अधिकारी कौन कौन से होंगे, अलग अलग स्तर पर अलग अलग सूचना अधिकारी हमारे यहाँ होते हैं। राज्य स्तर पर अलग होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अलग, जिला स्तर पर अलग और तहसील स्तर पर अलग लोग होंगे। तो हमने आरटीआई पढ़ा, यहाँ से क्या क्या सवाल आएंगे। पहला तो आरटीआई पर लेख लिखना आपको आएगा। दूसरा, आरटीआई कानून कब लागू हुआ उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार ये है। इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इसका पूरा नाम है। सूचना का अधिकार क्या है, जानने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। सूचना के अधिकार की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं। सूचना के अधिकार में अपील करने के लिए फॉर्मेट क्या चाहिए, 10 रुपए का फॉर्मेट चाहिए, प्रत्येक पेपर का 2 रुपए चार्ज चाहिए, फ्लॉपी के 50 रुपए चाहिए। वो सारी शर्तें आपको समझ में आनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार की सूचना आपको नहीं दे सकता, भ्रामक नहीं दे सकता, अस्पष्ट नहीं दे सकता, ये सारे काम होंगे। यदि सूचना अधिकारी आपको डिले करता है सूचना को 30 दिन के बाद, तो प्रत्येक दिन में कितना देना होगा, 250 रुपए। मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, 25,000 रुपए हो सकता है। ये सूचना के अधिकार से संबंधित मामला है। यहाँ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट।